हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। पीपीएससी टीचर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3, इसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, जिसमें 9th 10th के जितने भी क्वेश्चन थे ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 उसका कंप्लीट हो चुका है। 6 to 8 का जो है मैंने ट्री 3 का क्वेश्चन, जो मैथ का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग ट्री 2 में जो 6 to 8 में जो आए हुए क्वेश्चन है मैथ के क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन ट्री 4 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं, 7 या 8 क्वेश्चन होंगे और फिर जो मैथ का सेक्शन होता है उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत जो है 9 रुपया, 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत, प्रत्येक पेंसिल का मान लेते हैं x और प्रत्येक रबर का y। तो पहला से 2 पेंसिल का 2x और 3 रबर का 3y बराबर 9 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन से 4 पेंसिल 4x, 6 रबर 6y बराबर 18 हो जाएगा। तो अब देखोगे यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये 2x प्लस 3y और 2 से 18 को काट दे तो ये 9 हो जाएगा। यानी दोनों जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है सेम ही इक्वेशन दिया हुआ है। तो दो चर वाले कोई भी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें 2 समीकरण की आवश्यकता होती है और यहाँ एक ही समीकरण दिया हुआ है, यानी सॉल्व तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। आइए ऑप्शन से चेक करते हैं कि ऑप्शन में कोई इसे संतुष्ट करता है कि नहीं। तो पेंसिल का 1 रुपया और रबर का 2, यानी x का 1 और y का 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 दूना 6, 8 आ रहा है, हमें 9 चाहिए, नहीं होगा। 2x का और y का 1, यानी 2 दूना 4 और ये 3, 7 नहीं होगा, 9। ये 3 है, x का 3 और y का 2, x का 3 रखेंगे 6 और y का 2 रखेंगे 6, कितना हो जाएगा 12, हमें 9 चाहिए। यानी तीनों में से कोई ऑप्शन जो है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं तो इसके हिसाब से देखिए x का वैल्यू अगर 3 हो जाए और y का वैल्यू 1 हो जाए, x का वैल्यू क्या हो जाए 3 हो जाए और y का वैल्यू 1 हो जाए, तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा ये, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा तो 9 रुपया आ जाएगा। यानी प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और प्रत्येक रबर का मूल्य 1 रुपया होना चाहिए। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दे तो औसत आयु जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु होगी। तो 4 बहनों का जो योग होगा, बहनों का योग कितना हो जाएगा, 7 गुना 4, औसत 4 है, औसत 7 वर्ष है तो 28 वर्ष योग हो जाएगा। और माँ प्लस बहनों का योग, तो माँ के आने से टोटल औसत आयु कितना हो जाए, 6 बढ़ गया, तो पहले 7 था, 6 बढ़ गया तो 13 हो गया। और लोग कितने हो गए, पहले 4 थे, माँ को ले ले तो 5 हो जाएंगे गुने 13, यानी 13 पचे 65 वर्ष। यानी माँ और चारों बहन को लेकर 65 और चारों बहन का 28, तो माँ का क्या हुआ इसमें से घटा लेंगे तो 2 और 35 कितना हो जाएगा 37 वर्ष, यानी माँ की आयु 37 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल 121 और ऊंचाई हो गया आपका कितना 23, तो 23 का 3 हासिल 2, 23 दूना 46, 2 48, 4 और 23 और 4 27, 2783। ऑप्शन नंबर बी। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। तो देखिए ये तो याद रखने वाला चीज है, बाकी आप लिख के गिन सकते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23। ठीक है, इस तरह से 29 आप 50 तक लिख के गिन सकते हो। ये टोटल 50 तक 15 होती है। 1 से 50 तक कितनी होती है, 15, याद रखेगा। 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप 1 से 100 तक की बात करो तो 1 से 100 तक याद रखेगा 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है, 25। यानी कोई पूछे 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको 1 से 200 तक पूछे तो 1 से 200 तक टोटल 46 होती है। 1 से 200 तक कितनी होती है, 46। यानी कोई आपसे पूछे कि 100 से 200 तक कितनी होती है,
तो 1 से 100 तक 25 होती है और 1 से 200 तक 46 होती है, तो 100 से 200 तक कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो ये डेटा जो है आपका कम से कम 100 तक 200 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा में हम लोग लिख के गिनेंगे तो पता चलेगा कि बहुत समय लग गया। देखिए रूट अंडर इतना का मान निकालना है, दशमलव के बाद 2, 2 4, 2 6, 2 8, नीचे भी 2, 2 4, 2 6, 2 8, दशमलव के ऊपर नीचे सेम अंक है तो दशमलव हटा सकते हैं। ये 1225 और ये 5329। 1225 सबको पता होगा 35 का स्क्वायर है तो 35 हो जाएगा इसका, और ये 5329 अगर आपको याद नहीं है तो देखिए 35 एक ही है और उसके ऑप्शन में नीचे 73 है, तो 73 का स्क्वायर करके देखते हैं। 2 डिजिट का स्क्वायर करने आता है, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21 का डबल कीजिए 42 का 2 हासिल 4, 7 का स्क्वायर 49 और 4 53, 5 5329 है। इसका मतलब ये 73 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35/73। एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो फिफ्थ रूट ऑफ कितना निकालना है। देखिए 31 25 क्या है, 5 पे पावर 5, एक्स पे पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पे पावर 5, और ये वाई पे पावर 5 तो है ही, और ये जेड स्क्वायर पे पावर 5, तो सबको लिख सकते हैं 5 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर पे पावर 5, सब पे पावर 5 है, और इसी का हमें फिफ्थ रूट निकालना है। फिफ्थ रूट का मतलब पावर 1/5, 5 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर पे पावर 5 और उस पे पावर 1/5, 5 से 5 खत्म, यानी 5 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 tan θ बराबर 4 है तो 3 sin θ प्लस 2 cos θ बटा 3 sin θ माइनस 2 cos θ का वैल्यू निकालना है। तो tan θ बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। हमें tan θ दिया हुआ है और इतना का मान निकालना है, तो सबको tan θ में बदल लेते हैं। क्या करेंगे, ऊपर भी cos θ से भाग कर लेंगे और नीचे भी cos θ से भाग कर लेंगे। ऊपर भाग करेंगे तो 3 sin बाई कॉस क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 2 cos बाई कॉस तो cos से cos खत्म, नीचे ये हो जाएगा 3 tan माइनस 2, यानी 3 इंटू tan θ का जगह 4/3 प्लस 2 बटा 3 गुना 4/3 माइनस 2, 3 से 3 खत्म, 4 और 2 6, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 38 नंबर कह रहा है कि एक लोहे का एक ठोस टुकड़ा इतना गुना इतना गुना इतना विमाओं वाले घनाभ के आकार में है, इसको ढालकर एक ठोस का गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या। तो जब भी कोई एक चीज पिघलाकर दूसरे आकृति में बनाया जाता है तो क्या नहीं बदलता है, आयतन नहीं बदलता है। यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई 49, चौड़ाई 33 और ऊंचाई 24। तो क्या करते हैं, 4 से ये काट देते हैं 6 बार में, 22/7 आर क्यूब बराबर 49 गुना 33 गुना 6 गुना 3। ये देखिए 22 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 11 में, 11 से 33 बार में, और 2 से ये 6 काट देते हैं 3 बार में। तो आर क्यूब बराबर ये हो गया 49 गुना 7, और ये 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 का क्यूब। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 7, 7 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, यानी आर क्यूब बराबर हो गया 21 का क्यूब, यानी आर बराबर हो जाएगा कितना, 21। गोले की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये जो है आपका जनरल स्टडीज में 8 मैथ के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम लोग मैथ वाले सेक्शन की तरफ, जिसमें आपके 40 मैथ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 40 मैथ के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है। ए प्रतिशत और बी प्रतिशत दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 20 और 10 का। तो 20 + 10 माइनस 20 गुना 10/100, यानी 30 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 खत्म, 2, यानी 28% समतुल्य बट्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या जो है 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या 5,12,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। प्रारंभ में दिया हुआ है 5,12,000, 5,12,000, और प्रति जो है प्रति घंटा 2.5% का मतलब हो गया 2.5/100, दशमलव हटाने के लिए 1 0, तो 25 चौका 100, यानी 1/40 की दर से बढ़ रही है। तो पहला घंटा 41/40 हो जाएगा, दूसरा घंटा 41/40 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म,
4 से 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3, 8 चौका 32, 4 से फिर कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी 320 गुना 41 गुना 41 1681। अगर इसको हम लोग क्या करें, 2 से इसको कर दें, आपका 2 दे दे इसको 0, तो 16 गुना 0, 2, 8 दूना 16 का 1, हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13, और 2 1 3, 16, 16 दूना 32, 3, 16 चक 96, 99, 9, 16 तिया 48 और 9 57 के साथ हासिल 5, 16 तिया 48 और 5 53, यानी 5,37,920, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि वर्तमान कीमत 40,000 है तो ये कितने में खरीदा गया था? 20% ह्रास, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में 1 का ह्रास हो गया तो 4/5 बचेगा। मान लीजिए शुरू में x था तो x का 4/5 पहले साल, दूसरी बार फिर 4/5, और यही हो जाता है कितना, 40,000। तो 4 से ये 10,000 बार में, और 4 से ये 25, यानी 2500 के बारे में, यानी x बराबर हो गया 25 गुना 2500, 25 का स्क्वायर 625 पे पाव पे 2 शून्य, यानी 62,500, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? याद रखिएगा, पूछ रहा है सत्य नहीं है, सत्य है नहीं, सत्य नहीं है। तो यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। बात सही है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो है गुण ही है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समान अनुपात में विभाजित करते हैं ना, सब बराबर बराबर बांटते हैं। और समांतर चतुर्भुज में आपका वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, आयत भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। समचतुर्भुज भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और इन सब का एक गुण है कि इनके विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समान भागों में बांटते हैं। तो पहला तो है आवश्यक रूप से सत्य है, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होता है। चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होगा, ये जरूरी नहीं है। आयत होने के लिए कंडीशन क्या है, विकर्ण तो बराबर ही चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, और विकर्ण उसका जो है परस्पर विभाजित भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल में समलंब जो है, समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब के जो है विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विबाहु समलंब के क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो क्या ये आयत हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ विकर्ण बराबर होने से आयत का कंडीशन नहीं होता है, तो ये आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है और ये गलत है, क्योंकि ये आवश्यक रूप से सत्य है, ये आवश्यक रूप से सत्य है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या चाहिए, सत्य नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है, गलत है, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर तो आयत होगा, तो आवश्यक रूप से ये सत्य नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वो समचतुर्भुज होगा, जरूरी नहीं है। समचतुर्भुज होने के लिए 90 डिग्री पे तो काटना ही चाहिए, साथ ही साथ समद्विभाजित करना चाहिए। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 पर तो काटते ही है, साथ ही साथ समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समान मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 90 पे काटने से वो समचतुर्भुज जो है वो चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होगा। तो यह आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। तो ये चीज है गलत, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि ये आवश्यक रूप से सत्य नहीं है और क्वेश्चन को वही चाहिए। बात आ रही समझ में? क्वेश्चन को क्या चाहिए, सत्य नहीं है, तो ये भी सत्य नहीं है, इसका मतलब सॉरी, ये सत्य है तो ये क्वेश्चन के लिए गलत हो गया। ये आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, यानी ये सही हो गया। ये आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। कह रहा है आयत वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज है। अभी पहला ऑप्शन में यही बताया, ये आयत भी एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज है। वर्ग भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का कंडीशन क्या है कि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो आयत में भी होता है, वर्ग में होता है, समचतुर्भुज में भी होता है। तो हाँ, हर एक आयत वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ये आवश्यक रूप से सही है। तो ये आवश्यक रूप से क्या है, सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा। तो आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, ऐसे कितने कथन हैं, 2 कथन, 2 और 3। आवश्यक रूप से जो सत्य नहीं है वो आपके 2 कथन हैं, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है।
तो आंसर इसका 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में 1 से अधिक। कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के AB 78 सेंटीमीटर है, CD 52 सेंटीमीटर है, AD 28 सेंटीमीटर और BC 30 सेंटीमीटर है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आपको समलंब का क्षेत्रफल पता करना है और साथ ही साथ ये समलंब जो है समद्विबाहु नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपको एक समलंब चतुर्भुज बनाना है जिसमें आपको ये दे रखा है, मान लीजिए ये आपका छोटा वाला कौन है, छोटा वाला CD है, तो ये ABCD, CD है 52, AB है 78 और उसके बाद AD है आपका 28 और BC है 30। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। तो समांतर भुजा का तो योग पता है, लेकिन हमें इसका ऊंचाई नहीं पता करना है। ऊंचाई पता करने के लिए हम लोग इसके समांतर ये एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसके समांतर खींचेंगे तो ये आपका जो है 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा और ये 52 है तो ये भी 52 हो जाएगा। ये 52 है तो ये कितना बचेगा, टोटल 78 है, ये 52 है तो कितना बचेगा, ये 26 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं आपका क्या हो गया E और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं F। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज BCE का एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज BCE का एरिया दो तरीके से, एक आधार गुना ऊंचाई और एक S निकाल कर, और वहां से हम लोग तुलना कर देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, ऊंचाई पता हो जाएगा। और जो इस त्रिभुज का ऊंचाई होगा वही समलंब त्रिभुज का ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें S निकालना होगा। ये है 30, 28 और 26, 30 + 28 + 26 बटा 2 कितना हो जाएगा, ये 6 दे दे तो 34, 64, 28, 84, 84 बटा 2 यानी 42। तो एरिया हो जाएगा आपका √42 गुना 42 - 30 12, 42 - 28 कितना हो जाएगा 14 और 42 - 26 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपका जोड़ा लगाना है, ये 2 गुना 14 × 42 यानी 3 गुना 14, और ये आपका 12 का मतलब हो गया 4 गुना 3 और 16 का तो रूट पता ही है, तो ये 14 का मतलब हो गया आपके पास 2 गुना, या 14 तो है ही, 14 तो है ही, 14 और ये 16 रहने देते। ठीक है, तो किसका किसका जोड़ा लगा, देखिए 3 का जोड़ा लग गया 3, 14 का जोड़ा लग गया 14, 4 का 2 और 16 का 4। तो ये आपका एरिया आ गया त्रिभुज किसका, BCE का। ये एरिया किसका है, त्रिभुज BCE का। और इसका एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार BE हो जाएगा, BE इसका आधार हो जाएगा जो कि 26 है, और ऊंचाई जो कि हमें पता नहीं है CF हो जाएगा बराबर 3 गुना 14 गुना 2 गुना 4। ठीक है, तो 2 से ये 13 बार में कट गया, यानी CF हमें पता चल गया, CF आ गया हमारे पास कितना, 3 गुना 14 गुना 8/13। ठीक है, यानी ये आपके पास क्या आ गया, ऊंचाई आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो एक है 52 और एक है 78, कितना हो जाएगा 130, और इंटू में ऊंचाई आपके पास आ गया है 3 गुना 14 गुना 8, 3 गुना 14 गुना 8 बटा में 13। 13 से ये कट जाएगा 10 बार में, और 2 से इसको काट देते हैं 4 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया 12, 4 × 12 गुना 14, तो 12 गुना 14, 12 से 144 और ये हो गया 168 यानी 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लायक तो है नहीं, बट ऑब्जेक्टिव में आया है तो थोड़ा सा इसको आपको समय देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1680 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1680 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर कहिए, वर्ग सेंटीमीटर कहिए या सेंटीमीटर स्क्वायर कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संचितालय की धारिता जो है 108 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है, तो संचितालय को भरने में कितने घंटे लगे। यानी संचित करने वाला कोई होगा बर्तन या टंकी, उसकी धारिता यानी उसका आयतन दिया हुआ है 108 घन मीटर। 108 घन मीटर को अगर लीटर में बदले
आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 108 मीटर क्यूब यानी 108 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 108 गुने 1000 लीटर। इतना पानी है उसमें, और पानी जो है प्रति मिनट कितना भर रहे हैं, 7 लीटर, तो 60 लीटर प्रति मिनट। तो ये टोटल टाइम आ जाएगा आपके पास। 10 से 10 खत्म, 6 से कट जाएगा ये, 18 छक 108 यानी 1800 मिनट। 1800 मिनट। आपसे क्या पूछा है, घंटा, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो 60 से जब भाग करेंगे तो ये चीज़ आपका किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा, घंटा में आ जाएगा। ठीक है, तो 18 यानी 30 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा की दुगनी कर दी जाए तो इसका सतह का क्षेत्रफल, अगर भुजा दुगना होगा तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए, माध्यिका वर्ग हमें निकालना है। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को, पहले ये 3 लिख लिए और अब ऐसे क्रॉस जोड़ते चलेंगे, 3 और 8 11, 11 16 27, 27 और 30 57, 57 और 17 74, 74 और 4 78। ठीक है, गड़बड़ नहीं ना हुआ है। 3 8 3 11, 11 16 27, 27 30 57, 57 और 17 74, 4 78। ठीक है, ये आपका n कैपिटल N आ गया 78। इसको 2 से भाग करेंगे यानी n/2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 78 का दिया 39। अब हमें 39 वाला वर्ग अंतराल देखना है कि 39 वाला वर्ग अंतराल किस में आएगा। तो देखिए 39 वाला जो है आपका किस में आएगा, 39 देखिए ये हो गया 27, तो 27 से ज्यादा किस में, 57 वाला में आएगा। तो 39 या 39 से ज्यादा वाला जो है आपका किस वाले में पड़ेगा, 30 से 40 वाला में पड़ेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30 से 40। ठीक है, एक कह रहा है यदि 2 पे पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 भागा 7 बराबर 6 तो x का मान। 2 पे पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 भाग है तो इधर आएगा 7×6 = 42 हो गया, यानी 2 पे पावर 3x माइनस 1 बराबर 32। 2 पे पावर 3x माइनस 1 बराबर 32 का मतलब 2 पे पावर 5। 2 पे पावर 5 यानी 3x माइनस 1 बराबर 5 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 6, x का वैल्यू आ गया कितना, 2, ऑप्शन नंबर सी। एक स्टीमर की धारा की दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि यह धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल लिया। देखिए धारा की दिशा में जाए चाहे धारा की विपरीत दिशा में जाए, दोनों केस में जो आपका दूरी है वो समान है, और दूरी जब समान होता है तो समय के अनुपात का उल्टा होता है चाल का अनुपात। समय का अनुपात का उल्टा क्या होता है, चाल का अनुपात। तो टाइम का रेशियो हमें ये दिशा में और ये विपरीत दिशा में समय का रेशियो हमें पता है। ठीक है, 4 घंटे में तय करता है, कब, धारा की दिशा में 4 घंटे में और विपरीत में 5 में। तो धारा की दिशा में 4 और विपरीत में 5, तो चाल हो जाएगा 5/4, यानी धारा की दिशा में 5 है तो विपरीत दिशा में 4 है। ठीक है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल कैसे निकालते हैं, जब दिशा और विपरीत पता हो तो दोनों को जोड़कर, अगर दिशा में x है और विपरीत में y है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो नाव की चाल और अनुपात धारा की चाल आप निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ेंगे 9 4 5 4 9/2, तो ये नाव की चाल आ जाएगी, और घटा के 2 से भाग करेंगे तो ये धारा की चाल आ जाएगी। 2 से 2 खत्म, यानी 9:1, यानी नाव की चाल 9 है तो धारा की चाल 1 है, और धारा की चाल आपको दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 यूनिट 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 यूनिट 9 दूना 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो शांत जल में नाव नहीं था, स्टीमर था, स्टीमर की चाल कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान तभी होता है जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो। साइन थीटा बराबर क्या हो, कॉस थीटा हो, तो मैक्सिमम मान आता है, और ये तभी होगा जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री हो। थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो, तो ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, 1/√2 1/√2 होते हैं ना। तो ये 1/√2 और ये 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2, और 2/√2 का मतलब √2। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, √2। अच्छा, ये कहाँ से आया कि मैक्सिमम होने के लिए चाहिए, तो देखिए मैक्सिमम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं।
ठीक है, 11th-12th में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन। तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं और उसको 0 के बराबर करेंगे। जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा होगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि साइन थीटा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। तो थीटा का जो पॉइंट यहाँ से आएगा उसी पॉइंट पर इसका मान मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, और वहाँ से चेक करना पड़ता है कि उस पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो π/4 आएगा यानी 45 डिग्री, और 45 डिग्री पर इसका मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम √2। x के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा बिंदु इतना तथा इतना से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी। लंब होने के लिए क्या चाहिए, दोनों रेखाओं के ढाल का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1। ढाल कहिए, प्रवणता कहिए, एक ही बात है। तो इस दोनों बिंदु से गुजरने वाली बिंदु का रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, x2 - x1 बटा y2 - y1। तो x2 हो गया 8 माइनस 6 बटा 4 माइनस माइनस प्लस 2, ये पहला रेखा का ढाल हो गया। इनटू दूसरा रेखा का ढाल 24 - 12 बटा x - 8 बराबर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ये हो गया 2 बटा 6 गुना 12 बटा x - 8 बराबर -1। 6 दूना 12 यानी 4 बराबर -x प्लस 8 यानी -x इधर आएगा तो प्लस x बराबर कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर सी। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 हो और एक रेखा की प्रवणता 1/2 हो तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगी। देखिए 11 का क्वेश्चन जो है पूछा है 6 to 8 में, है ना। 6 to 8 में 11 का क्वेश्चन, इसको 9-10 में पूछना चाहिए था, तो 9-10 में भी नहीं पूछना चाहिए ना, 11 का क्वेश्चन है। तो चलिए, दो रेखाओं के बीच का कोण अगर थीटा हो तो tan थीटा बराबर होता है मोड अंडर m2 - m1 बटा 1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक है, m1 और m2 क्या है, पहली रेखा और दूसरी रेखा की ढाल या प्रवणता का, ये एक ही बात है। ठीक है, और थीटा उसके बीच का क्या है, कोण है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएं कि आपका जो है, मान लीजिए m1 जो है आपका 1/2 है और m2 जो है वो हम मान लेते हैं x है। दोनों रेखा के बीच का कोण π/4 दिया हुआ है, तो मोड अंडर m2 यानी x माइनस m1 1/2 बटा 1 प्लस m2 यानी x इंटू 1/2 बराबर tan π/4। tan थीटा यानी tan π/4 ऊपर हो जाएगा 2x - 1 बटा 2 प्लस x/2। 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों के नीचे से, ये मोड अंडर है, याद रखिएगा, क्योंकि मोड लगने से पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों आएगा, तो वहाँ पे दो आंसर होंगे। tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान 1। अगर मोड हम लोग हटा दे तो 2x - 1/2 प्लस x, मोड हटेगा तो यहाँ लगेगा प्लस माइनस, मोड हटेगा तो सामने क्या लगेगा, प्लस माइनस। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो 2x - 1/x प्लस 2 बराबर 1 अगर ले तो 2x - 1 बराबर x प्लस 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 हो जाएगा। तो एक तो 3 हो गया। अगर 2x - 1/x प्लस 2 को -1 ले तो 2x - 1 बराबर -x - 2 होगा, यानी 3x बराबर -1 हो जाएगा, यानी x बराबर -1/3 हो जाएगा। यानी x के दो मान आएंगे, 3 भी आएंगे और -3 भी आएगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। तीन बिंदुएं हैं H0 AB और 0 के एक रेखा पर स्थित है, तो A/H प्लस B/K का मान निकालिए। तीन बिंदु एक ही रेखा पर होती है तो वो क्या होती है, संरेख होती है। और अगर संरेख होंगी, मान लीजिए इसका नाम A है, इसका B है और इसका C है, तो जो AB की ढाल होगी यानी AB की प्रवणता वही BC की प्रवणता होगी। AB की ढाल बराबर BC की ढाल। तो AB का ढाल कैसे निकलेगा, x2 - x1 बाई y2 सॉरी y2 - y1। अच्छा, ऊपर शायद गलत बोल दिए होंगे, तो y2 - y1 बटा x2 - x1 होता है। ठीक है, तो b - 0 बटा a - h बराबर होगा k - b बटा 0 - a। ठीक है, y2 - y1 यानी b - 0 बटा a - h बराबर फिर k - b बटा 0 - a। तो ये आपके पास आ गया b/a - h बराबर k - b बटा -a। क्रॉस गुना करें तो -ab बराबर KA माइनस AB माइनस BK और प्लस का BA²। तो AB से AB ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया, इधर इसको भेज दें, यानी KA प्लस आपके पास यहाँ पर KA प्लस BA² बराबर में बच जाएगा
बी के, ठीक है, प्लस का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बी के से दोनों तरफ भाग कर देते हैं। तो बी के से भाग करेंगे तो के ए बाई बी के प्लस, अच्छा एच कहाँ, ओह सॉरी ये बी नहीं है, ये एच है, ये बी नहीं है, ये क्या है, एच है, के माइनस एच। कभी कभी अपना राइटिंग भी ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है। माइनस ए बी बराबर, ये क्या हो गया, के ए माइनस ए एच, और ये माइनस का के बी, और ये प्लस का बी एच, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका, हाँ, कौन कटने वाला है, देखिए ये बवंडर मिस्टेक हो गया, यहाँ तो बी है, यहाँ एच है, वो फिर से देखिए इसको, ये हो गया आपका बी बाई ए माइनस एच, ब्लैक का हो गया ये आपका हो गया बी बाई, यहाँ ए माइनस एच है और यहाँ के माइनस बी बाई माइनस ए, यानी माइनस ए बी बराबर के ए माइनस ए बी माइनस के एच, और ये आपका प्लस का बी एच हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, के एच को उधर भेज दे तो के ए प्लस बी एच बराबर का हो जाएगा के एच से भाग कर दे दोनों जगह, तो यहाँ के ए बाई के एच प्लस बी एच बाई के एच, और बराबर में के एच बाई के एच 1 हो जाएगा, तो यहाँ के से के कैंसिल और यहाँ एच से एच कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ए बाई एच प्लस बी बाई के बराबर में 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आपसे यही ना पूछा है, ए बाई एच प्लस बी बाई के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एच और बी के चक्कर में कह रहा, यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से ढाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है और p लंबाई का है, तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक सरल रेखा है और इसका मूल बिंदु से जो है ये लंबाई दिया हुआ है p, और ये y धनात्मक y अक्ष के साथ, ये धनात्मक y अक्ष है, इसके साथ ये अल्फा कोण बनाता है, ठीक है। तो इक्वेशन जो इसका जनरल इक्वेशन होता है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो और धनात्मक x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाए, धनात्मक इसके साथ x अक्ष के साथ, तो इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर में p। लेकिन याद रखिएगा जब अल्फा धनात्मक x अक्ष के साथ कोण बनाए, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, बच्चे यहाँ ए टिक मार करके, इसमें बहुत सारे बच्चे ने गलती किया होगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ जो अल्फा दिया हुआ है वो y अक्ष के साथ दिया हुआ है, जबकि इक्वेशन जो बनता है उसमें x अक्ष के साथ होता है। तो बताइए ये अल्फा है तो ये x अक्ष हो जाएगा, धनात्मक x अक्ष, यानी ये वाला कोण कितना होगा, तो टोटल 90 है, तो ये अल्फा, ये कितना बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x cos 90 माइनस अल्फा प्लस y sin 90 माइनस अल्फा बराबर में p, यानी x cos x 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, यानी x साइन अल्फा प्लस y cos अल्फा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा बराबर p। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे जिनको जानकारी होगा वो इसको जरूर जो है गलत मारे होंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देंगे कि y अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कौन है, ठीक है। रेखा एक 3x माइनस वाई प्लस 10 द्वारा x अक्ष और y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड, अंतःखंड का रूप क्या होता है, सरल रेखा अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 हो तो इस सरल रेखा का अंतःखंड होता है a और b, यानी x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए बिंदु का निर्देशांक हो जाता है, ठीक है। तो इसको इसी फॉर्म में लाएंगे, 3x माइनस 4y बराबर माइनस 10 हो जाएगा, एक करने के लिए माइनस 10 से भाग कर देंगे, तो 3x बटा माइनस 10 माइनस 4y बटा माइनस 10 बराबर 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, x बटा माइनस 10 बटा 3, 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 से गुना हो जाएगा, तो इसको मेन बटा के नीचे भी लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y बटा 10 बटा 4 बराबर 1, यानी जो अंतःखंड हो गया वो माइनस 10 बटा 3 और 10 बटा 4 का मतलब क्या होता है, 5 बटा 2, 2 से कट जाएगा, तो अंतःखंड हो गया माइनस 10 बटा 3 और 5 बटा 2, माइनस 10 बटा 3 और 5 बटा 2, ऑप्शन नंबर सी।
एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटे कम लगते। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते। तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी जो है बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट एक चीज़ का अगर आपको जानकारी है तो ये बहुत हद तक इसका कैलकुलेशन आप कम कर सकते हो। और वो क्या है, वो है कि जब भी स्पीड में कोई चेंज हो और उसके कारण टाइम में चेंज होता है तो डिस्टेंस डी का जो फार्मूला होता है वो होता है S1 × S2 बटा डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के लिए जहां पे स्पीड के चेंजिंग से यानी बढ़ने या घटने से टाइम में चेंजिंग आपको दिया हो। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है S1 × S2 बाई डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है, स्पीड में चेंज, कितना बढ़ा कितना घटा वो स्पीड में चेंज डेल्टा एस, और उसके कारण टाइम में जो चेंज हुआ वो डेल्टा टी। ठीक है, S1 पहला स्पीड, S2 जो ओरिजिनल स्पीड था, S2 जो बदलने के बाद स्पीड है, डेल्टा एस जो दोनों में परिवर्तन हुआ, और डेल्टा टी उस समय में परिवर्तन जो चाल के बदलने के कारण हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ मान ले कि शुरू में चाल जो था वो एक्स था, क्या था, एक्स, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहला इक्वेशन से, पहले शुरू में चाल एक्स था, अब क्या हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया, तो एक्स प्लस 6, चाल में कितना चेंज हुआ, तो 6, चाल में परिवर्तन कितना, 6, डेल्टा एक्स 6 हो गया, और इसके कारण समय में परिवर्तन 4 घंटा कम लग रहा है, तो इंटू में 4। दूसरे इक्वेशन से डी क्या हो जाएगा कि अब जो है चाल 6 घंटा कम कर दिया, यानी एक्स पहले था अब चाल 6 घंटा कम कर दिया, तो एक्स माइनस 6। अभी भी चाल में परिवर्तन कितना है, तो पहले कहिएगा 6 का अंतर है, तो चाल में परिवर्तन जो 6 हो गया, और इसके कारण समय में परिवर्तन कितना है, 6 घंटा, तो ये 6 से 6 कैंसिल, और ये 2 से, और ये 3 बार में, दोनों तो डी ही है, दोनों क्या होगा बराबर, यानी 2 × x × x प्लस 6 बटा कितना है 3 बराबर हो जाएगा x × x−6 के। तो x से x ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 3x−18, यानी x बराबर 30, क्या माने थे, चाल, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो चाल अगर पता हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, समय, दूरी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए दोनों में से कोई इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में डाल दीजिए या इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन जो दूसरा है वो ज्यादा आसान है, डी बराबर दूसरा इक्वेशन से क्या पता है, x × x−6, यानी 30 × 30−6 कितना होगा, 24, 24 के 72, 720 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका इससे बेहतरीन नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 उधार लिया। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में दे धनराशि क्रमशः है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में जो है समान किस्त भी चाहिए और उस पर ब्याज भी चाहिए। ठीक है, उस पर ब्याज भी चाहिए, जबकि इंस्टॉलमेंट जो होता है, खासकर इसमें नहीं दिया है कि किस वार्षिक ब्याज पर है, साधारण या चक्रवृद्धि, तो हम लोग साधारण ही लेके चलेंगे। तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है, इंस्टॉलमेंट का काम होता है सिर्फ क्या, प्रिंसिपल को कम करना, प्रिंसिपल को कम करना, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट तो हमेशा लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट का काम है वो काम क्या है, प्रिंसिपल को कम करने का काम है। और आप इसको कह रहे हैं कि समान किस्तों में भी लौटाना है और उसमें ब्याज भी चाहिए, तो ये इंस्टॉलमेंट बराबर होगा कैसे। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट बराबर तो नहीं होगा, हर एक साल अलग अलग ब्याज होगा। तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इतना समझिए कि इसको 3 भाग में देना है और उस पर इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, 3 भाग में देना है और उसको इंटरेस्ट भी देना है। कहने का मतलब ये 1,80,000 को 3 भाग में देना चाहता है और उस पर वो इंटरेस्ट देना चाहता है। तो 3 भाग में अगर देगा तो कितना कितना रुपया उसको देना पड़ता, 60,000 रुपया देना पड़ता। ठीक है, कितना देना पड़ता, 60,000 रुपया उसको देना पड़ता, लेकिन वो कह रहा है कि 10% हम इंटरेस्ट भी देंगे। तो पहला साल जब 60,000 रुपया देने जाएगा, पहला साल जब वो 60,000 रुपया देना जाएगा, तो उसके पास 1,80,000 एक साल तक रहा। 1,80,000 कितने साल तक रहा, एक साल तक, क्योंकि वो 60,000 एक साल के अंत में देने जा रहा है ना, तो वो 1,80,000 का 10% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18,000, यानी वो 60,000 के साथ साथ 18,000 इंटरेस्ट देगा, तो कितना हो जाएगा, 78,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा साल जब 60,000 रुपया वो देने जाएगा, दूसरा साल जब वो 60,000 रुपया देने जाएगा, तो अब उसके पास जो प्रिंसिपल है वो 1,80,000 नहीं है, उसके पास प्रिंसिपल कितना है, 1,20,000, क्योंकि वह पहला साल 60,000 रुपया दे चुका है। ब्याज पर याद रखिएगा, साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, मूलधन पर से ब्याज लगता है ना। तो मूलधन जो था वो शुरू में 1,80,000 था, लेकिन पहला साल हम 60,000 दे दिए, तो अब जो बचा, जब दूसरा साल हम 60,000 देने जाएंगे तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना होगा, 1,20,000। तो 1,20,000 पर हमें 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 12,000 इंटरेस्ट देना होगा। यानी दूसरा साल में हम कितना दे राशि उसको देंगे, 72,000 रुपया देंगे। और तीसरा वर्ष जब 60,000 फिर से देने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा राशि खत्म होगा। लेकिन ये 60,000 तो एक साल रखे हैं, एक साल रखे हैं, तो 60,000 पर हमें 1%, 10% का इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 6,000। तो कितना हो जाएगा, 66,000 रुपये। यानी पहला साल जो है ब्याज के साथ अगर हम दें तो 78,000 देना होगा, दूसरा साल 72 और तीसरा साल 66। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है क्या, कि उस जो प्रिंसिपल है उसके अमाउंट को घटा दे, और ब्याज जो है लास्ट में टोटल मिलता है, जो लास्ट में जब हम देने जाते हैं तो वहां पे टोटल ब्याज के साथ इंस्टॉलमेंट देते हैं। जबकि यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक किस्त भी बराबर देना है और उसके साथ उसको ब्याज भी देना है, यानी प्रत्येक वर्ष उसको ब्याज भी देना है। तो ये इंस्टॉलमेंट का ऐसा पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसे समझिए, क्वेश्चन कहने का मतलब सही से फ्रेम नहीं हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,80,000 है और वो चाहता है इसको 3 पार्ट में देना, 3 बराबर पार्ट में देना, 60,000 करके, लेकिन वो उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो प्रत्येक साल वो कितना देगा, किस्त प्लस इंटरेस्ट कितना देगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 78,000, 72,000 और 66,000 हो जाएगा। cos माइनस 1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बता चुके हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के एंगल में 360 डिग्री का कोई भी गुना जोड़े या घटाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 360 डिग्री गुना 5 1800 डिग्री होता है। तो कॉस ये हो गया माइनस 1710 और प्लस 1800 कितना हो जाएगा, प्लस 90। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ऑप्शन ए। इतना का मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन के लिए आपको क्या क्या निकलना होगा, पहले तो आप माध्य निकालोगे, फिर सबका डिविएशन यानी विचलन निकालोगे, उसका प्रसरण निकालोगे और प्रसरण का रूट करोगे तो क्या होगा, मानक विचलन निकलेगा। सबसे पहले इसका माध्य निकालते हैं। ये हो गया 25 और 15, 40 और 17 हो गया कितना, 57 और 18, 57 और 18 75, टोटल क्या हुआ, 2 2 4 5 हुआ। तो माध्य आपका x बार हो गया कितना, 15। अब इस माध्य से सबका विचलन निकालेंगे तो 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 माइनस 4, ये हो गया 14 माइनस 15 माइनस 1, 15 माइनस 15 0, 17 माइनस 15 2 और 18 माइनस 15 यानी 3। अब सबका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। और इसमें अगर हम 5 से भाग कर दे, क्या कर दे, 5, जितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा प्रसरण। क्या आ जाएगा, प्रसरण, ठीक है। इसी को सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, प्रसरण। कितना हो गया, ये 17 और 4 21 और 9 30, 30/5 यानी 6। 6 क्या है, प्रसरण है। और जो मानक विचलन होता है, जो मानक विचलन होता है वो रूट अंडर प्रसरण होता है। वो रूट अंडर क्या होता है, प्रसरण, यानी सिग्मा बराबर रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर, जो कि कितना है, 6, यानी रूट 6। यानी मानक विचलन सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, रूट 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है 91 नंबर की एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूरी चलती है। तो जितना दूरी कवर करेगा 40 मिनट में, वो आपको पता है कि 60 मिनट में घड़ी कितना चलती है, 2πr चलती है। जो परिधि होगा पूरा का पूरा विड्थ कवर करेगा, मतलब विड्थ की परिधि कवर करेगी। तो 40 मिनट में कितना करेगा, तो कहिएगा 2πr 1 मिनट में बटा 60 और 40 मिनट में गुना 40, 2 से ये 3 बार में 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 2/3, 3 से कट जाएगा 0.5 बार में, तो ये तो 1 हो गया, यानी 2π सेंटीमीटर दूरी तब कवर करेगी 40 मिनट में मिनट वाली सुई, ऑप्शन नंबर बी।
प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए इतना जो है अपवर्त्य है। तो याद रखिएगा a पे पावर n माइनस b पे पावर n जो है a माइनस बी से हमेशा विभाज्य होता है, a माइनस बी से हमेशा विभाज्य होता है, यानी a माइनस बी का हमेशा एक फैक्टर होता है, चाहे n सम हो चाहे n विषम हो। a पे पावर n माइनस b पे पावर n हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होता है, यानी इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा। तो 41 पे पावर n माइनस 14 पे पावर n 41 माइनस 14 से विभाज्य होगा, यानी हमेशा 27 से विभाज्य होगा, यानी इसका एक अपवर्त, इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी से में से एक ताश खींचा जाता है, यदि प्रत्येक परिणाम समसाम्य हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश का ईंट का नहीं होना। टोटल 13 ईंट होते हैं, टोटल क्या होते हैं 13 ईंट, और पत्ता कितना होता है टोटल 52। तो ईंट नहीं कितने होंगे 39 को, पत्ता जो है टोटल 52 को, और ईंट क्या है वो 13 को, तो ईंट नहीं क्या है वो तो 39 को। तो ईंट नहीं होने की प्रायिकता 39/52, 13 तिया 39, 13 चौका 52, यानी 3/4। ऑप्शन नंबर सी। पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे और 15 घंटे में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और पारिश्रमिक के रूप में 9,460 रुपये प्राप्त किए। तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः है। देखिए, परिश्रम का जो भी फल होता है, यानी जो आप पैसे लेते हो काम के बदले, वो काम के घंटे के अनुपात से नहीं, बल्कि जो काम का क्षमता है, ठीक है, एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से दिया जाता है। तो हम लोग पी क्यू आर का क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये करता है 6 घंटा में, ये 8 और 15, तो टोटल वर्क 120 मान लेते हैं। 6 से ये 20 बार में, यानी इसका एफिशिएंसी 20 है, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15, और 15 से भाग करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 8, यानी पी का एफिशिएंसी 20, क्यू का 15 और आर का 8। टोटल कितना हो गया 20 और 15, 35 और 8 43। 43 का वैल्यू दिया हुआ है 94 60, यानी एक का वैल्यू हो जाएगा 43 दूना 86, 43 दूना 86, यानी एक यूनिट 220 रुपया के बराबर है। तो किसका किसका चाहिए, तीनों का चाहिए। तो 20 यूनिट हो जाएगा 20 दूना 4400, 15 यूनिट होगा 15 दूना 30, और 15 दूना 30 3300, और 8 यूनिट हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17, यानी 1760। 42 4400 3300 1760। ऑप्शन नंबर बी। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 460 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने पर मिलता है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 410। मान लीजिए बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो बड़ी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर जो है छोटी संख्या के 26 गुने, यानी 26 y से 3 अधिक है। एक्स स्क्वायर की जगह इतना रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 26y प्लस 3 माइनस इसको इधर भेज दिए तो 410 बराबर 0, यानी वाई स्क्वायर प्लस 26y और माइनस का कितना हो जाएगा 407 बराबर 0। 407 किससे कटेगा, 4 7 11 है, तो 9 से तो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा क्या, 11 33, हाँ 11 गुना 37 है ये। तो वाई स्क्वायर बराबर ये 37y माइनस का 11y हो जाएगा, और ये 407 बराबर 0, यानी y प्लस 37 और ये हो जाएगा y माइनस 11 इक्वल टू 0। चूंकि प्राकृतिक संख्या है तो नेगेटिव होगा नहीं, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। y का वैल्यू 11 रख दे तो 11 गुना 26 और प्लस 3 एक्स स्क्वायर बराबर, या 11 गुना 26 कितना हो जाएगा 260, और 26 286, और 3 289, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289, यानी एक्स बराबर 17। तो एक बड़ी संख्या 17 है, छोटी संख्या 11 है, तो अंतर 17 माइनस 11 कितना का हो जाएगा 6 का हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल। तो जिससे विभाजित करना है उसको 0 के बराबर कीजिए, x प्लस 1 को 0 के बराबर कीजिए, तो यहाँ x का वैल्यू -1 आ जाएगा, -1 इसमें पुट कर दीजिए, तो -1 का क्यूब माइनस 10 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 प्लस 3, तो ये -1 हो जाएगा, ये -10, ये -2 और प्लस का 3, यानी माइनस का 13 प्लस का 3 माइनस का 10 शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख कमाया। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक
कमाया तो उसने पहले महीने में कितना कमाया। यानी ये एक एपी का फार्मूला दिया हुआ है, एपी का क्वेश्चन है, एसएन दिया हुआ है 6 लाख। एसएन क्या है? 6 लाख। प्रथम पद ये पता नहीं और हर एक महीने 1500 बढ़ा रहा है, यानी डी कितना है? 1500। और 1 साल की बात हो रही है तो यह 12 महीना का बात है, यानी एन बराबर कितना है? 12 है। तो एस एन यानी एस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 12/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 11 इंटू डी हो गया 1500 बराबर में 6 लाख। 2 3 4 और ये 5, 2 से कट जाएगा 6 से और 6 से ये कट जाएगा 1 लाख बार में, यानी कितना हो गया? 2a बराबर 1 लाख माइनस ये 15 150 कितना हो जाएगा? 16,500, 16,500 यानी 84,000 और ये 83,500 हो जाएगा आपका 2a, यानी a बराबर हो जाएगा 41,750, यानी पहला महीना जो वो बचाता है वो कितना बचाता है? 41,750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है, तो वो संख्याएं क्या है? ठीक है, तो 3 प्राकृत संख्याएं लगातार प्राकृत संख्या है, तो एक एक्स है तो एक्स एक्स प्लस 1 होगा और एक एक्स प्लस 2 होगा। पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर, इन दोनों के गुणनफल का योग यानी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के गुना का और इसका योग जो है ये 191 है। तो सॉल्व कीजिए और एक्स स्क्वायर का मान निकालिए सॉरी एक्स का मान निकालिए, या आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए 9 का स्क्वायर 81 और इन दोनों का योग 110, तो कितना हो गया? 191 हो गया। ठीक है, यानी पहला आंसर है। दूसरा देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 90 नहीं होगा। 10 का स्क्वायर 100 और और ये 132 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 3 बिंदु एबीसी के निर्देशांक क्रम से इतना है तो त्रिभुज एबीसी है, तो आपको दूरी निकालना पड़ेगा। पहले ए बी रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2a/√3 माइनस a/√3, यानी a/√3 का स्क्वायर और 2a में से गया तो a का स्क्वायर, यानी a² 3 प्लस a² यानी 4a², यानी 4a² का क्या हो जाएगा? 2a/√3। BC आपके पास आ जाएगा, BC यानी ये भी हो जाएगा a/√3 और 3a में से 2 गया तो ये भी आ जाएगा 2a/√3, 2a/√3। अच्छा AC निकालना हो तो a/√3 में से a/√3 जाएगा 0 और ये 3a में से 2a गया तो 4a², यानी कितना हो जाएगा? 2a। तो आपको दिख रहा है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कभी 2a के बराबर नहीं होगा, यानी ab² प्लस bc² निकालेंगे तो 4/3 4/3 जो कि हो जाएगा कितना? 4/3 4/3 यानी 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 और 4/3 8/3 आएगा, जबकि ये कितना है? 2a है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू ac², यानी समकोण त्रिभुज तो नहीं है और समद्विबाहु होगा, क्योंकि इसका दो भुजा AB और BC क्या है? बराबर है। AB और BC बराबर है, लेकिन AC बराबर नहीं है। AC बराबर होता तो समबाहु हो जाता, बट दो ही भुजा बराबर है। और साथ ही साथ ये a² प्लस b² सॉरी ab² प्लस bc² इज नॉट इक्वल टू ac², तो ये समकोण नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ समद्विबाहु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। यदि रेखा x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 2b sin थीटा इंटू cos थीटा और x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर b cos 2 थीटा पर मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः p और q है, तो p² प्लस q² का मान निकालिए। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपसे 11th का पूछ दिया है। ठीक है, 11th का क्वेश्चन ये आपसे पूछा है। तो ये फार्मूला सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का मूल बिंदु पर डाला गया लंब अगर p हो तो p बराबर होता है मोड अंडर c बाई रूट अंडर a² प्लस b²। ये याद रखेगा। अगर रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है तो मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p बराबर होता है मोड अंडर c बाई रूट अंडर a² प्लस b²। मोड अंडर c इसलिए रखा जाता है कि हो सकता है c नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मोड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा।
तो यहाँ पे इस फार्मूला का अगर यूज करें तो इसके लिए ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, और सी इधर भेजिएगा, इधर आएगा तो ये माइनस, ये आपका माइनस लग के इधर आ जाएगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या इसको आप b इंटू कॉस टू साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। b को अगर छुपा दीजिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, तो ये आपका c हो जाएगा माइनस b साइन 2 थीटा। माइनस क्यों बोल रहे हैं पता है ना, इस चीज को उठा के इधर लाएंगे बराबर जीरो करेंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो p है वो p हो जाएगा मोड अंडर -2b साइन 2 थीटा, 2 तो ले लिए हैं तो ये हो जाएगा -b साइन 2 थीटा बटा रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये आपके पास आ गया b साइन 2 थीटा। p किसके बराबर हो गया, b साइन 2 थीटा के बराबर हो गया। q अगर निकालना हो, स्मॉल q है, क्या हो जाएगा, इसको इधर माइनस भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो मोड अंडर माइनस b कॉस 2 थीटा, और इसके लिए भी a कितना है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और b कितना है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, इसका वैल्यू भी 1, और माइनस मोड को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो b कॉस 2 थीटा। तो आपके पास p आ गया, q आ गया, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह क्या है b साइन 2 थीटा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, और q की जगह b कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो बच जाएगा बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर है बी स्क्वायर के बराबर है, ऑप्शन नंबर ए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, इसकी सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, तो कितने समय में वो प्रारंभ की बिंदु पे आ जाएगा। सीमा मतलब परिधि के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी यहाँ से साइकिल शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और फिर ऐसे आया, यानी इसको चलना क्या है इसका परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हमें इसका भुजा निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 625, 6 मतलब कितना हो गया 60,025, तो x बराबर रूट अंडर 60,025। अब इसका रूट निकलेगा कैसे, देखिए 5 वाला है, 25 है लास्ट में, तो यूनिट डिजिट तो 5 होगा ही। अब ये 600 को देखिए दो लगातार गुणनफल में, दो लगातार गुणनफल में, तो 600 के क्या लिख सकते हैं 24 गुना 25, जो छोटा वाला है वही हो जाएगा यानी 24। नहीं आया समझ में, देखिए आप स्क्वायर अगर आपको निकालने आता है तब ये समझ में आएगा। 5 वाला स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे आपको 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, 7 का अगला नंबर 7, और 7 का अगला नंबर 8, 8 सत्ते 56 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं 56, तो 56 को दो लगातार में तोड़े तो क्या लिखे 7 गुना 8, तो जो छोटा वाला है वही नंबर होता है ना, तो यहाँ पर 600 को क्या लिख सकते हैं 24 गुना 25, 600 को, तो जो 24 है वही नंबर होगा, तो 24 है यहाँ 5 245। तो भुजा पता हो गया कितना है, भुजा हो गया आपके पास 245, ये आ गया भुजा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 245, 4 गुना 245, और चल रहा है 18 की चाल से, यानी 18 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है, 18 से 18 खत्म, 5 चौका 20, 5 नमा 45, यानी कितना हो गया 4 गुना 49, यानी 196 है ना, 196 सेकेंड आ गया है। आपको मिनट और सेकेंड में बदलना है तो 60 से भाग कर दीजिए, 196/60, 60 3 180, 16/60, और ये 60 कर दे तो सेकेंड बदल जाएगा, 60 से 60 खत्म, यानी 3 मिनट 16 सेकेंड, 3 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं 52 ताशों की गड्डी से 2 ताश यादृच्छा निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी का एक इक्का निकलने की क्या प्रायिकता है। 52 में से क्या किए 2 को निकाल दिए तो 50 बचा, अब कह रहा है कि इसमें से इस 50 में से एक को निकाला जाता है, इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें 3 कंडीशन होंगे, 3 कंडीशन। मान लीजिए कि दोनों जो है पत्ता जो निकला है, दोनों पत्ता इक्का का है, जो फेंका गया पत्ता है वो इक्का का है, तो टोटल इक्का होता कै गो है 52 में 4 गो, 2 गो निकल गया तो कै गो बचा 2, तो टोटल 2 गो है इक्का, और 50 में तो एक हो गया
2/50। ये कब? जब दोनों पत्ता जो फेंका गया है वो इक्का का हो, ठीक है। अच्छा, दोनों पत्ता अगर इक्का का नहीं हो, किसी दूसरा का हो, तो तब इक्का कै गो रहेगा? 4 गो। तब 50 गो में निकालने का 4/50। बात आ रही समझ में? जब दोनों फेंका गया, दोनों इक्का है, तो 50 गो में कै गो इक्का बचा? 2 गो। तो इक्का निकालने, एगो इक्का निकालने का प्रायिकता 2/50। अब मान लीजिए जो दोनों फेंके जाते हैं उनमें से कोई इक्का नहीं है, तो 50 में 4 गो इक्का हो जाएगा, तो 4 गो इक्का 50 में, तो 4/50। एक केस और हो सकता है, जो फेंका गया है उसमें अगर एक इक्का हो और एक दूसरा का हो, एक इक्का हो और एक क्या हो? दूसरा का हो, तब क्या होगा? तब आप कहिएगा कि अब 50 गो में कै गो इक्का है? 3 गो, क्योंकि जो 2 गो फेंका गया था उसमें एक गो इक्का गया था, एगो कोई और था, तो 3 गो इक्का होगा कै गो में? 50 गो में। तो या इतना होगा या इतना होगा, या तो प्रोबेबिलिटी में या का मतलब क्या होता है? प्लस, यानी टोटल प्रायिकता हो जाएगी 4 और 3 7 और 2 9/50। 9/50, ऑप्शन नंबर सी। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का गुणनफल, यानी आपसे पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और इंटू में अगर आप कीजिएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, ए कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी है ना, कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखिए, प्लस में माइनस होता है, माइनस में प्लस, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, किसी एक को जो है आप बदल दो, अगर बी वाले को बदल रहे हो तो इधर भी बी वाले को बदल दो, या ए वाले को बदल रहे हो तो इधर भी ए वाले को बदल दो, तो एक कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा। और इसका आंसर जो आएगा वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, चूंकि ये याद रखने वाला फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ हम आपको तोड़ कर बता रहे हैं। जब इतना बता ही दिए हैं तो चलिए तोड़ के बता ही देते हैं। साइन स्क्वायर ए को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर बी को चेंज कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए, और सॉरी पहले कॉस है ना, कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, इसमें साइन स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, गुना करेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए माइनस का साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा यही अगर आपसे साइन का पूछता, यही क्या पूछता? साइन का पूछता कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? थोड़ा याद रखिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहिए, या कॉस में बोलना हो तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का। एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और तथा उसके आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी जो है 6 मीटर है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये है आपके पास मकान की खिड़की, और चूंकि झंडे के शिखर से उन्नयन कोण दिया हुआ है, इसका मतलब है कि झंडा जो है वो मकान से ऊंचा है, क्योंकि ये झंडे का शीर्ष है और ये मकान पर जो है, मकान की खिड़की पर उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का, और इस झंडे का जो आधार है वो मकान की खिड़की पर अवनमन कोण बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री होगा। मकान से इसकी दूरी दी हुई है कितना? 6 मीटर। ये कितना है? 6, तो ये भी क्या हो जाएगा? 6। 30 डिग्री के हिसाब से ये 1 है और ये √3 है, और 60 डिग्री के हिसाब से ये आपका √3 है, तो ये आपका 1 है। तो √3 का वैल्यू 6 इस वाले में, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/√3 यानी 2√3। 6/√3 का मतलब 2√3, यानी ये जो वैल्यू है आपका 2√3 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है,
तो ये वैल्यू भी 2√3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2√3। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में आपको पता है कि एक का वैल्यू कितना है, 6 है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6√3। तो ये आपके पास आ गया 6√3। ये 6√3 हो गया, ये 2√3 हो गया, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 8√3। ऑप्शन नंबर सी। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके छोटे विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके लंबे विकर्ण की लंबाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 इंटू d2 बराबर 480, यानी 1/2 इंटू d1 कितना हो गया, d1 हो गया आपका 20 इंटू d2 पता नहीं बराबर 480। तो ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, 1 0 से 0, यानी d2 कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। एक राजमार्ग पर स्थान ए और बी से एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूर स्थित है। एक ही समय में कार ए से और दूसरी बी से चलना शुरू करता है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती है तो 8 घंटे में मिलती है। वो अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती है तो 2 घंटे में मिलती है। तो दोनों कारें की चाल बताइए। दो स्थान है, एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों जब एक ही दिशा में चलता है तो 8 घंटे में मिलता है। दोनों एक दूसरे की दिशा में चलता है तो 2 घंटे में मिलता है। तो विपरीत दिशा में सेम दिशा में चलता है तो चाल क्या हो जाएगा, 240/8 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में चलता है तो 240/2 यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में 120 और समान दिशा में 30, तो चाल क्या हो जाएगा, 120 + 30/2, जिसका ज्यादा है उसका हो जाएगा 75। एक बार घटा लेंगे तो 90/2 यानी 45। यानी एक का चाल 45 है और दूसरी की चाल कितना है, 75 है। एक भी ऑप्शन नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य की गणना ज्ञात करें। माध्य निकालना है इसका, तो इसके लिए हमें इसका क्या करना होगा, मिडिल बिंदु यानी मध्य बिंदु निकालना होगा। इसका 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35 और इसका 45। गुना करेंगे, 6×5 = 30, 15 × 10 150, 25 × 9 225, 35 × 4 यानी 140 और 45 × 11 400, 50 × 45 यानी 495 हो जाएगा। बटा में 6 16 16 9 25 4 29 11 40। तो 180 180 और ये हो गया 280, 320 320 और 500 820 820 और ये हो गया आपका 820 और 200 1040 1040/40, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 26। माध्य कितना आ गया, 26 आ गया। किसी बारंबारता बंटन के समांतर माध्य माध्यिका क्रम से इतना है तो बहुलक कितना बार रिपीट होगा पता नहीं, हर एक जगह रिपीट हो रहा है। तो आपको पता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। तो 3 गुना माध्यिका कितना है, 26 है, माइनस माध्य है 2 गुना 25.5, 26 तिहाई 78 माइनस 25 गुना 50 और ये हो गया आपका 51, यानी बहुलक क्या हो जाएगा, 27। याद रखिएगा पहले माध्य दिया है, माध्य है 25.5 और माध्यिका है 26। तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ऑप्शन नंबर ए। सरल करना है, sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा बटा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा का मान। तो sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d आपको पता होना चाहिए। sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 और cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ठीक है, तो किस में लगाएंगे, 5 और थीटा में लगाएंगे ताकि 3 बीच वाला आ जाए। तो sin 5 थीटा प्लस sin थीटा एक साथ लिख लेते हैं और प्लस का sin 3 थीटा हो जाएगा। इसी तरह cos 5 थीटा प्लस cos थीटा और ये cos 3 थीटा अलग। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 sin कितना, 5 1 6 6 का दिया 3 और दोनों में घटाएंगे तो 4 4 का दिया 2, तो cos 2 थीटा और प्लस में sin 3 थीटा बटा ये हो जाएगा 2 cos, जोड़ेंगे तो 3 घटाएंगे 4 4 का दिया, तो यहाँ पे दोनों cos ही होता है, याद रखिएगा cos 2 थीटा और प्लस में cos 3 थीटा। देखिए ऊपर कॉमन है कुछ, क्या ऊपर sin 3 थीटा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस का 1
और नीचे cos 3 थीटा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस में 1, दोनों सेम है, कट जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, यानी ये हो गया tan 3 थीटा, ऑप्शन नंबर बी। एक शंकु और एक गोलार्ध का समान आधार और समान आयतन है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोलार्ध यानी अर्धगोला का 2/3 पाई, चूंकि त्रिज्या समान आधार समान है तो त्रिज्या समान होगा आर क्यू। 1/3 से 1/3 पाई कैंसिल, यानी आर स्क्वायर एच बराबर 2r क्यू, तो आर स्क्वायर से ये खत्म, यानी h बाई आर बराबर हो गया 2/1, यानी h अनुपात r हो गया 2:1। अच्छा, अर्धगोला का ऊंचाई मतलब क्या, अर्धगोला का ऊंचाई मतलब उसकी त्रिज्या, तो और जो शंकु की ऊंचाई है वो h, तो h अनुपात r पूछ रहा है आपसे, यानी क्या हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बीपीएससी ट्री जो ट्री 2 है उसके 6 to 8 के सारे क्वेश्चन, जो मैथ के क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैंने करा दिया है। ट्री 3 का कंप्लीट हो गया, ट्री 2 का कंप्लीट हो गया, और इस तरह से आपके सभी ट्री के 9, 10 और 6 to 8 के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ट्री 1 में शायद जो है 6 to 8 का पेपर नहीं हुआ था, क्योंकि हमें मिला नहीं, उसके साइट पे भी नहीं है, शायद नहीं हुआ होगा, ठीक है, ट्री 1 में, इसलिए उसका क्वेश्चन पेपर है नहीं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए लगातार जो है जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।